Hi everyone. Quiet the mind and the soul will speak. Today is 8th of June 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, pick a direction. Excuses वाला डायरेक्शन लेना है या फिर प्रोग्रेस वाला डायरेक्शन लेना है. Choice will be yours. It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities. Remember, maturity is when we stop making excuses and start making progress. तो excuses नहीं देना है, progress करना है. Study full throttle. This is Civil Services 1. बहुत जल्दी Civil Services 1 community by student, for student and of student. ये बहुत जल्दी अभी launch होने वाला है. Then this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Stunted. Stunted का मतलब होता है अवरुद्ध. Having been prevented from growing or developing properly. Little, tiny, undersized, stunted growth. Chasten का मतलब होता है दंड देना. To inflict a penalty on for a fault or crime. नहीं का मतलब है अस्वीकार करना. अ नेगेटिव आंसर. जैसे जब पार्लियामेंट में वोट होता है तो उसमें आंसर होता है यस और नो. लिटोरल कंट्रीज मतलब समुद्र तट. अ रीजन लाइंग अलोंग अ शोर. अ रीजन लाइंग अलोंग अ शोर. तो आज वर्ल्ड ओशन डे भी है. इंडियन ओशन की लिटोरल कंट्रीज कौन सी है? आंसर इंडियन ओशन. फियास्को मतलब असफलता होता है. फेलियर, डिबैकल, शैम्बल्स. सो दीज आर वोकैब वर्ड्स फॉर टुडे. Stunted, chasten, nigh, littorals or fiasco. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये सी सेट है. क्वेश्चन नंबर 1. ट्राई टू रीड दिस पैराग्राफ, स्मॉल पैराग्राफ, और इसमें क्या अजम्पशन है? आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. स्टेटमेंट दिया हुआ है और अजम्पशंस है. आपको बताना है इनमें से क्या इम्प्लिसिट है. Then this is आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग ब्रेक नहीं करना है. डेली बेसिस में यू शुड राइट समथिंग. Prepare a note on the ocean-based blue economy. Prepare a note on the potential and the threats associated with artificial intelligence. तो AI से related क्या threats हैं, उसका क्या potential है, इस पर बहुत अच्छा नोट तैयार करिए. ये आपको बहुत काम आएगा. See, reason being मैं यहाँ पे नोट लिखने के लिए इसलिए बोलता हूँ because ये मल्टीपर्पज होता है. आपने एक नोट तैयार किया मतलब आपने सारा बातें लिख लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, फैक्ट्स, डेटा, एग्जांपल्स, ओपिनियंस, एवरीथिंग नोट में. अब सवाल जैसा भी आएगा आप इस नोट को एज अ रेडीमेड टेम्पलेट वहां पे यूज कर पाओगे. सो दिस इज हाउ वी डू अवर थिंग्स कि हम राइटिंग कैसे करना है, हमें नोट्स तैयार करना है. ये नोट्स एक्चुअली में बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं. जैसा भी सवाल आएगा इन टेम्पलेट्स को यूज करके हम एक आंसर फॉर्मुलेट कर लेंगे. ओके, सो डू पार्टिसिपेट. srajanindia.1 वेबसाइट में आप सबमिट करिए. ये मेंस कोर्स है. दिस इज अ डेडिकेटेड कोर्स. 15th of September 2023. टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में मेंस कोर्स अभी रन होगा टिल 15th of September 2023. बिकॉज आपने प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई करना भी बहुत जरूरी है. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 मंथ लॉन्ग कोर्स है और इसकी केवल फी है 1111 रुपए में. आप GS1, GS2, GS3, GS4 और ऐसे ये पांचों सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस में. इसमें नोट्स भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, 1-to-1 मेंटोरशिप भी है. इवन अगर आप 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं, ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज करिए टू कवर दिस GS 1, 2, 3, 4 एंड ऐसे. बिकॉज इस टाइम पे हमें मेन एग्जाम की ही तैयारी करना चाहिए. दिस इज नॉट द टाइम टू प्रिपेयर फॉर प्रिलिम का टाइम आएगा दिसंबर जनवरी से. अभी जो टाइम है वो मेन एग्जाम प्रिपरेशन का है. सो डू दिस. ये प्रीलिम 1 है. प्रीलिम्स 1 26 मई 2024 से ये स्टार्ट होगा. ये एक नई साइकिल है 2024 के एग्जाम के लिए. ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है बिकॉज टाइम अगेन एंड अगेन हमने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में UPSC एंड अदर देखा है कि हमारी अप्रोच सिलोज में नहीं होना चाहिए. सी आई टेल यू 2 रीजंस व्हाई यू शुड ज्वाइन दिस कोर्स. पहला, हम पढ़ाई करते हैं बट ये अभी भी मैंने 2023 के प्रीलिम एग्जाम में भी देखा, मोस्ट स्टूडेंट्स की पढ़ाई बहुत स्कैटर्ड है.
कुछ चीज यहाँ से पढ़ रखा है, कुछ वहां से पढ़ रखा है, कुछ चीजें इधर से देख रखा है हमने। इट इज वेरी वेरी स्कैटर्ड। ये चीज अभी समझ में नहीं आएगा, ये चीज समझ में आएगा 26 मई का एग्जाम है ना, तो अप्रैल मई के मंथ में ये चीज रियलाइज होता है। वी शुड हैव स्टडीड इन अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। सो ये वन अप्रोच इस पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो दैट इज व्हाई यू शुड ज्वाइन दिस कोर्स। सेकेंड रीजन ये होता है कि हम शुरुआत से डिसिप्लिन, रेगुलरिटी और डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पर वो मेहनत मिसगाइडेड होती है एट टाइम्स, और वो इफेक्टिव नहीं प्रूव होती है जब रियल एग्जाम आता है। सो इसमें हमें ये बेनिफिट होगा कि डे वन से एज अ कम्युनिटी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस में हम पढ़ेंगे। इससे आपका पढ़ाई का जो आउटकम है वो बेहतर होगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन सिलोज में नहीं होती है, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि वो अलग रह के पढ़ लेंगे, बट 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आता है वो फेवर में नहीं आता इन सच केस। सो दैट इज वाई सिलोज में प्रिपरेशन नहीं होती है। यू शुड ज्वाइन समथिंग जिससे एक रेगुलरिटी और डिसिप्लिन बना रहे। हमारा डिसिप्लिन रेगुलरिटी बहुत अच्छा है। 11 AM पे डेली अराउंड 2 आवर्स का क्लास होगा, और ये 5 थीम्स है। पहले दिन हमने पूरा कोर सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल पॉलिटी का हमने एक टॉपिक पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स। दूसरे दिन हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे कि अभी फंडामेंटल राइट्स इन न्यूज क्या है, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, रीसेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस एटसेट्रा क्या है। हम इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करेंगे। साइमल्टेनियसली हम दिस इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करेंगे कि आप पे FR पे एक आर्टिकल आ गया, सवाल आ गया, अब आप उसको कैसे जवाब दोगे। तो फर्स्ट डे इज थ्योरी, सेकेंड डे इज करंट अफेयर्स एप्लीकेशन, थर्ड डे अब FR से रिलेटेड हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो थर्ड डे एप्लीकेशन पार्ट ऑफ MCQ। फोर्थ डे हम उसमें नोट तैयार करेंगे, खुद के माइंड मैप्स तैयार करेंगे, और एक बहुत अच्छा प्रिसाइज थ्योरी का, स्टैटिक पार्ट का, करंट अफेयर्स का हमारे पास एक डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। और ये चीज हमें विद डायग्राम्स एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी साइमल्टेनियसली हो जाएगा। देन फिफ्थ डे हम डेडिकेट करेंगे फॉर दिस CSAT प्रैक्टिस। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी थॉटफुल और वेरी वेरी मैच्योर एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स। हमें इतना एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। ये नंबर बहुत स्पेशल है, तो हर सेक्शन के लिए ये नंबर रहेगा 1111, और इन टोटल इसकी फी रहेगी 5555। दिस इज अ वेरी वेरी अफोर्डेबल, डिवाइडेड बाय 12 करिए 450 90 समथिंग आता है। दिस इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो यू कैन वेरी वेल अफोर्ड इट, ओके। और फी इज रिक्वायर्ड बिकॉज यू नो हम चाहते हैं न्यूज़पेपर भी बहुत अच्छे से स्मूथली हो, टाइम पे हो, वेबसाइट अपग्रेड्स भी जल्दी हो, हम 1-to-1 सेशंस भी टाइम पे सारे होने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे नोट्स एंड अदर रिसोर्सेज, टेलीग्राम एटसेट्रा भी टाइम बाउंड मैनर पे ग्रो होना चाहिए। पर इन सब के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। बिना इकोनॉमिक सस्टेनेबल बनाए ये सब काम करना पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज वाई फी इज रिक्वायर्ड, और फी होगी 5555। दिस इज अ वेरी अफोर्डेबल फी एंड दिस मच वी शुड इन्वेस्ट इन अवर एजुकेशन, ओके। तो यू टेक केयर ऑफ दिस पार्ट, I will take care of this part. This is our deal. I will take care of this 26th May 2024. You take care of this thing. All right. अब let us come to social media update. So World Ocean Day है 2023. So from reducing plastic waste to supporting sustainable seafood, we can all make a difference. तो oceans से ही life start हुआ है। Oceans को pollution free रखना बहुत जरूरी है। Why ocean matters? कोस्टल वाटर्स डिटीरियोरेट हो रहे हैं पोल्यूशन और यूट्रोफिकेशन से। ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है टेल? विदाउट कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स कोस्टल यूट्रोफिकेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 20%, और इससे वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जो वाइल्ड लाइफ है, जो एक्वाकल्चर है, या फिर जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी है, वो डैमेज होगा। और अगर ये डैमेज होगा तो हमारा पूरा जो फूड साइकिल है वो डैमेज होगा, रिसोर्सेस का हमें डिफिकल्टी आएगा। सो ओशियंस जो हैं ये क्रेडल ऑफ लाइफ है, इनको सेफगार्ड करना जरूरी है। ओशियन मैटर करते हैं बिकॉज 3 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन मरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी फॉर देयर लाइवलीहुड। Why ocean matters? Because ocean covers three quarters of the Earth's surface, contain 97% of the Earth's water, 99% of the living space on the planet by volume. तो वैसे भी हमारा planet blue है, water, ocean बहुत जरूरी है। ओशियन इसलिए भी मैटर करता है बिकॉज ये 97% ऑफ द अर्थ वाटर जो है वो ओशियंस में है, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस ओशन है, 99% ऑफ द लिविंग स्पेस जो है
जो जीव जंतु है प्लैनेट का बाय वॉल्यूम वो ओशन में है। 50% ऑक्सीजन ओशन प्रोवाइड करते हैं। 3 बिलियन से ज्यादा पीपल लाइवलीहुड पे डिपेंडेंट है। 40 मिलियन पीपल ओशन बेस्ड इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए जरूरी है, कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, न्यूट्रिएंट केमिकल पोल्यूशन और कल्चरल एंड रिक्रिएशनल सर्विसेज भी हमें देता है। तो द पॉइंट इज, जैसे CO2 भी हुआ, ओशियन CO2 को स्टोर करके रखे। अगर ओशियन में एसिडिफिकेशन होगा, ओशन डिफिकल्टी आएगा तो ज्यादा CO2 एमिशन होगा और उससे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का थ्रेट होगा। सो द होल आइडिया इज कि ओशियंस को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना बहुत जरूरी है। तो यही है वर्ल्ड ओशन डे 2023 का डायरेक्शन। अब इसको बैक करते हुए आप आंसर राइटिंग में करिए, दिस इंडियन ओशन के बारे में एक बहुत अच्छा सा नोट तैयार करिए। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा है। दिस अफेक्शन टुवर्ड्स अ गवर्नमेंट नॉट एन ऑफेंस, गवर्नमेंट हाइक्स खारिफ MSP, फार्मर्स डिमांड मोर। हम जानते हैं राबी क्या होता है, खारिफ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं, MSP के बारे में समझते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पहला होता है राबी। राबी की क्रॉप कैसी होती है, जैसे गेहूं, पीज, ग्राम्स, मस्टर्ड, ये राबी की क्रॉप्स कहलाती है। ये खारिफ होता है। खारिफ मतलब बहुत पानी चाहिए, बहुत पानी चाहिए राइस को, ग्राउंडनट्स को, सोयाबीन को, रागी को। सो ये हम बोल सकते हैं खारिफ की क्रॉप है। तो एक्चुअली 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, राबी, खारिफ और जायद। विंटर क्रॉपिंग सीजन राबी होता है। राबी क्रॉप्स अक्टूबर में सो की जाती है और समर अप्रैल जून में, जैसे अभी अप्रैल जून आ रहा है, इसमें इन फसल की कटाई होगी। तो ये राबी की क्रॉप है। बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल राबी क्रॉप पे डिपेंडेंट रहते हैं। खारिफ की क्रॉप होती है, ये वेट समर क्रॉपिंग सीजन होता है, जैसे जुलाई अगस्त में ये चालू होगा जब मानसून आएगा और सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट किया जाएगा। जायद की क्रॉप ड्राई समर की होती है और खारिफ और राबी के बीच में होती है, मार्च से मई के बीच में। अब राबी जो होता है इसको विंटर मंथ्स चाहिए होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो नॉर्दर्न इंडिया में बारिश होती है हेल्प होता है। वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब इसके हेल्पफुल पैरामीटर्स है। जो खारिफ होता है इसको वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, तो ये मॉनसून पे डिपेंडेंट भी होती है। अगर हम देखें ना क्रॉप फेलियर, तो खारिफ क्रॉप का क्रॉप फेलियर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू राबी। तो ये हो गया खारिफ। जायद में आ जाता है वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एटसेट्रा, ये जायद की क्रॉप्स होती है। तो अब हमें पता चल गया राबी क्या है, खारिफ क्या है और जायद क्या है। अब हम देखते हैं MSP। MSP एक मैकेनिज्म होता है जिसमें गवर्नमेंट फार्मर्स को अश्योरेंस देती है कि आपको कम से कम इतनी आपकी फसल का पैसा तो मिल ही जाएगा। सो इट इज अ मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट द गवर्नमेंट कंसिडर्स एज रेम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स एंड हेंस डिजर्विंग ऑफ सपोर्ट। तो गवर्नमेंट एजेंसीज एक कम से कम इतना मूल्य आपको आपकी फसल का प्रोवाइड कर देगी। सो दिस इज कॉल्ड MSP। तो गवर्नमेंट 23 क्रॉप्स का MSP देती है, पर वो लीगली बाउंड नहीं रहती है, लीगली बाउंड नहीं रहती है। तो इस पे अक्सर अभी सवाल भी आ रहा था, क्या MSP को मतलब या तो एक एक्ट के थ्रू हमें लीगलाइज कर देना चाहिए, तो इस पे अभी सवाल है। लेट अस सी। फॉर नाउ MSP इज अ पॉलिसी, MSP इज अ पॉलिसी नॉट लीगली बाउंड है। सो दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब MSP का नंबर कैसे आता है, ये खारिफ राबी दोनों के लिए होता है। रिकमेंडेशंस मतलब एक फॉर्मूला लगा के जो रिकमेंडेशंस है वो CACP ने दिया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने। तो फार्मर ने जब क्रॉप ग्रो किया तो उसको कितना CACP कैसे निकालेगी कि उसको कितना MSP मिलना चाहिए। तो इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, A2 प्लस FL और C2। A2 क्या होता है, ये सारा कैश कितना खर्चा आया उस फसल को उगाने के लिए, सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, हायर्ड लेबर, फ्यूल, इरिगेशन, कितना खर्चा आया, ये A2 में है। इसके अलावा कुछ अनपेड फैमिली लेबर भी होता है, तो ये पूरा खर्चा और साथ ही साथ उसके परिवार के सदस्यों ने मेहनत भी बहुत की, ह्यूमन लेबर को भी तो काउंट करना चाहिए। A2 प्लस FL, तो वो होता है अनपेड फैमिली लेबर। C2 में आ जाता है A2 प्लस FL और रेवेन्यूज फॉरगॉन, मतलब जो लैंड है, फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स है, उसके जितने भी रेवेन्यूज फॉरगॉन है, उसको आप किसी दूसरे इसमें यूज करते, क्या प्रॉब्लम्स आती, कितना रेवेन्यू फॉरगॉन हुआ, वो सब चीजें C2 में भी आ जाती है। सो ऐसे करके ये एक नंबर आता है और फिर हम उसके हिसाब से MSP को बताते हैं। तो MSP जैसे इतने पर क्विंटल आया, A2 प्लस FL कॉस्ट के हिसाब से 960 रुपए पर क्विंटल वीट का हमने डिसाइड किया। तो MSP मिड 60s में एज अ पॉलिसी आया था, ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद MSP बहुत ज्यादा वीट और राइस के लिए
ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया तो इससे क्रॉप्स में डिस्टॉर्शन भी हुआ है, मोनोक्रॉपिंग ज्यादा हो रही है और बायोडाइवर्सिटी जो होनी चाहिए, क्योंकि फार्मर्स को वीट और राइस में ज्यादा पैसे मिलते हैं एमएसपी, तो वो केवल वही लगा रहे हैं। तो एमएसपी मिड 60s में आया था और अभी फिर से ये बात चल रहा है कि एमएसपी को क्या लीगलाइज करना चाहिए या फिर एज अ पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहिए। सो दिस इज गवर्नमेंट हाइक्स खारिफ एमएसपी, फार्मर्स डिमांड मोर। देन दिस इज द हिंदू का फर्स्ट पेज। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज नेक्स्ट पेज। साइक्लोन में अफेक्ट कोर्स ऑफ मॉनसून। तो मॉनसून का ऑनस्लॉट हो रहा है, ये जून में आता है पहले, फिर धीरे धीरे ऊपर ऐसे कंट्री को कवर करता है। तो साइक्लोन बिपरजॉय इन द अरेबियन सी इंटेंसिफाइड इनटू वेरी सीवियर साइक्लोन हो गया है। तो ये साइक्लोन आया है, तो इस साइक्लोन से बिकॉज प्रेशर सिस्टम डिस्टर्ब हो सकते हैं इंडियन मॉनसून में भी, जो ऑनवर्ड उसकी जर्नी है इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कवर करने की, वो भी इम्पैक्ट हो सकती है। एक्सेप्शनली वार्म अरेबियन सी है, वीक मॉनसून ऑनसेट है, फेवरेबल मैडन जूलियन ऑसिलेशंस है। तो ये सब चीजें इंडियन ओशियन में साइक्लोन को फेवर कर रहा है। देखो, मॉनसून एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन होता है। इसमें अक्सर इंडियन ओशन में अगर हम देखें तो एक मैडन जूलियन ऑसिलेशन भी होता है। इसको बहुत आसान भाषा में हम ये बोल सकते हैं, जब भी जो क्लाउड्स हैं, बादल जो हैं, जो इक्वेटर के पास के जो बादल है, इक्वेटर के पास के जो क्लाउड्स है, वो अगर ईस्टवर्ड मूव करते हैं तो उसको मैडन जूलियन ऑसिलेशन बोलते हैं। तो एमजीओ इज एन ईस्टवर्ड मूविंग डिस्टर्बेंस ऑफ क्लाउड्स, रेनफॉल एंड प्रेशर दैट ट्रेवर्सेस द ट्रॉपिक्स एवरी 1 or 2 month। तो देखो, ये ट्रॉपिक्स है, ये क्लाउड्स है और वो ऐसे ईस्टवर्ड यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं मैडन जूलियन ऑसिलेशन। इन डिटेल अगर इससे पढ़े, ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन भी होता है। पैसिफिक में इस तरीके से एक साइकिल बन जाता है, वो जरूरत नहीं है। दिस इज मैडन जूलियन ऑसिलेशन। ओके, साइक्लोन में अफेक्ट कोर्स ऑफ मॉनसून। मॉनसून में कुछ ही दिनों में हम एक बहुत अच्छा आंसर राइटिंग भी करने वाले हैं। ये एंड द डिबेट है। द रिटेंशन ऑफ सेडिशन गोज अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ करंट थिंकिंग। सेडिशन क्या होता है? गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपने क्रिटिसाइज किया या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के लिए कुछ अनटूवर्ड आपका दिस कंडक्ट रहा है, तो आप पे सेक्शन 124A आईपीसी के अंदर सेडिशन के चार्जेस लग सकते हैं। लॉ कमीशन अभी आता है, ये किस नंबर का लॉ कमीशन है? कैन यू आंसर? लॉ कमीशन का रिपोर्ट्स आती है, तो किस लॉ कमीशन का किस नंबर का ये रिकमेंडेशन है? कैन यू आंसर? तो इसने सेडिशन को कंटिन्यू करने के लिए ही कहा है। ऑफेंस ऑफ सेडिशन रिटेन रहेगा पीनल लॉज में, अल्बिट सम अदर सेफगार्ड्स। तो जुडिशियल पॉलिटिकल थिंकिंग में ये बोला गया है कि ऑल्दो सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी कॉलोनियल लेगेसी है, बट ये एट टाइम्स जरूरी भी होता है गवर्नमेंट को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर ड्यूटी डिलीवर करने के लिए। तो सेक्शन 124A कंटिन्यू रहेगा, बट इसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी होने चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि इसका मिसयूज नहीं हो। सेडिशन क्या होता है? सीक्स टू पनिश स्पीच और राइटिंग दैट ब्रिंग्स और ट्राइज टू ब्रिंग्स इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट। तो आपका कोई ऐसा व्यवहार है, लाइक जैसे हम न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं, ये जो वायलेंस होता है ना, वायलेंस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे हमने अभी बुलिंग कल्चर पढ़ा था, कल हमने साइबर बुलिंग, साइबर वायलेंस देखा था। कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं, फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं, डेरोगेटरी हर्टफुल रिमार्क्स होते हैं। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लाइक बुलिंग। पर गवर्नमेंट के केस में सेक्शन 124A जो होता है आईपीसी का, ये होता है कि अगर गवर्नमेंट के वर्क में आपकी राइटिंग, स्पीच ऐसा है जो हेट्रेड या कंटेम्प्ट करा रहा है, या फिर वो डिसअफेक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड लॉ कर रहा है, तो फिर वहां पे सेडिशन लगेगा। 1962 में केदारनाथ केस हुआ था, इसमें वैलिडिटी अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिस विल कंटिन्यू, ये जो सेडिशन है, बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। जैसे कई बार भड़काऊ बातें होती है, इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस, पब्लिक ऑर्डर को पर्पसफुली आप डिस्टॉर्ट कर रहे हो, तो दिस इज देयर। अब बात ये आती है, क्या ये फ्री स्पीच के अगेंस्ट नहीं है? बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एवरीवन हैज गॉट राइट टू फ्रीडम, और उसमें स्पीच भी है। तो रिगर्स ऑफ सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी आर नॉट इन ट्यून विद द करंट सोशल मिलियू। इस पे अभी एक बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है, और डिबेट जरूरी भी है, बिकॉज गवर्नमेंट और जो सिटीजन का रिलेशन है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। तो जो सिटीजन्स के राइट्स हैं वो भी सेफगार्ड करने जरूरी है। सो विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज, इसमें एक फ्रेश डिबेट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि सेडिशन के साथ आगे क्या करना चाहिए, सेडिशन एक्ट। बिकॉज ये कई बार बोला जाता है ये आर्काइक है, 124A आर्काइक है, ये अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर रहा है, ये ब्रिटिशर्स के जमाने का लॉ है। तो लेट अस सी
सो ये है कि सोशल मीडिया भी जिस तरीके से बढ़ रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू रेडिकलाइजेशन होता है। कई बार सोशल मीडिया में इर्रेस्पॉन्सिबल पोस्ट्स होती है, वीडियोस होते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज एंड व्यूवरशिप एंड दिस वायरल वायरल बनने के लिए ये चीजें होती है, बट ये सोसाइटी को, थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा सीवियर डैमेज भी करती है। तो इन दैट केस गवर्नमेंट यहाँ पे क्रैकडाउन करती है और सेक्शन 124A का भी प्रोविजन होता है। बट अगेन द पॉइंट इज बैलेंस बनाना जरूरी है, मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये है डेडली बिलबोर्ड्स। डिस्पाइट फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स देयर इज नो पॉलिटिकल विल टू रेगुलेट बिलबोर्ड्स। बिलबोर्ड्स क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स अक्सर हम देखते हैं, बट अगर सेफ्टी प्रॉपर नहीं है तो ये जो जायंट बिलबोर्ड्स हैं ये एक बहुत बड़ा थ्रेट भी बन जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं मानसून भी आ रहा है, तेज बारिश है, हवाएं चल रही है, और इस जो विंड्स के कारण क्या होता है, ये बिलबोर्ड्स कई बार गिर के ऑनगोइंग ट्रैफिक में कार्स पे जो पैसेंजर्स हैं या फिर जो जो पीपल वहां पे हैं आसपास उनको हर्ट करते हैं, लाइफ लॉस भी होता है। सो ये डेडली बिलबोर्ड्स भी अगेन एक बात है, रेगुलेशन जरूरी है। ओके, तो इसमें बात है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको केयरफुल रहना चाहिए, मैन पावर भी होना चाहिए कि अनलाइसेंस्ड होर्डिंग, ऑथराइज्ड बिलबोर्ड्स हो। जुडिशरी का भी यहाँ पे कंसर्न है कि रेगुलेशन जरूरी है। अगर वहां पे अनरेगुलेटेड इस टाइप से अगर हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो रहा है बिकॉज ऑफ बिलबोर्ड्स, तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए। ओके, सेडिशन इलॉजिकल इक्वेशन ऑफ गवर्नमेंट विद स्टेट, पीडीटी आचार्य साहब का आर्टिकल है, पॉलिटी के बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं ये। 279 सी यहाँ पे है, 279th रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, उसने रिकमेंड किया है सेक्शन 124A इंडियन पिनल कोड का रिटेन रहेगा, इसमें सेडिशन की बात है। इसने ये भी रिकमेंड किया है कि एनहेंस्ड पनिशमेंट होगा फॉर दिस ऑफेंस इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सेक्शन 124A में मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 3 साल का होता है, कमीशन ने बोला है इसको 7 साल कर दो। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो स्टे है फ्रेश केसेस पे, जो सेक्शन 124A के केसेस होंगे उस पे स्टे लगाओ। तो अभी लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है वो तो बोल रही है कि सेक्शन 124A को कंटिन्यू करना चाहिए। इनफैक्ट 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर बोला गया है। ओके, बात यह है कि 124A का मिसयूज, एन ऑफेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट नॉट कंट्री। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज डिफरेंट थिंग और कंट्री मतलब नेशन इज अ डिफरेंट थिंग। सो लॉ ऑफ सेडिशन इन इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड इनफेमस हिस्ट्री। 124A इनकॉर्पोरेट हुआ था आईपीसी 1870 में। इसका पर्पस ब्रिटिश राज ने इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको सप्रेस करने के लिए किया था। अब जो सेडिशन है बिकॉज कंट्री इज फ्री, तो 1947 के बाद भी अभी 2022 तक 23 तक ये क्यों चल रहा है, इस पे सवाल उठते हैं। कुछ फेमस फ्रीडम फाइटर्स हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक साहब है, आप पे भी सेडिशन का केस लगा था जब सेडिशन फॉर राइटिंग अ कपल ऑफ आर्टिकल्स इन केसरी मराठा वीकली में जब आपने आर्टिकल्स लिखे थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेडिशन लगा दिया था। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। इसके अलावा गांधी जी पे भी सेडिशन के चार्जेस लगे थे, एंड फिर काफी सारा इसका जो हिस्ट्री रहा है वो फेमस इनफेमस इसके साथ अटैच्ड है। जो लॉ ऑफ सेडिशन है क्या ये अपना पर्पस 2023 में कंटिन्यू करता है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अगेंस्ट होना क्या नेशन के अगेंस्ट होना कहलाता है, ये भी एक सवाल है। फिर केदारनाथ एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेडिशन हुआ था 1962 में, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, और इसमें यह बोला गया था कि सेडिशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। बट बात आती है सेक्शन 19(2) का जिसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम के अंदर। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपके पास ये भी फ्रीडम है कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर पाओ, अदरवाइज वो हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। तो सेडिशन एज एन ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, anyone who causes disaffection towards the government is liable to be prosecuted under this law। तो this is also one thing। कई बार पॉलिटिकल हेट्रेड होता है, उसको यहाँ पे इन्होंने कलेक्ट किया, आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये एक बड़ा डिबेटेड टॉपिक है। अभी लॉ कमीशन ने फिर से जो रिपोर्ट आई है उसने फिर से इस टॉपिक को फोरफ्रंट पे रख दिया है कि जो सेडिशन के अंदर बातें हो रही है क्या ये अगेंस्ट गवर्नमेंट बोला जाएगा या नहीं। ओके, तो ये केदारनाथ केस भी यहाँ पे बताया है। और अगेन ये बात है कि जो सेक्शन 124 है इसको 2023 में टाइम के हिसाब से इवॉल्व करने की जरूरत है। ये नाइजीरिया न्यू प्रेसिडेंट है, फेसेस ओल्ड प्रॉब्लम्स, टैकलिंग द ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट। ये टॉपिक काफी दिनों से हम देख रहे हैं।
ह्यूमंस और डॉग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सी जो स्ट्रे डॉग्स हैं अक्सर इसमें डिसीजेस की बात आती है, जैसे रेबीज हुआ। देन अक्सर इनके बाइट्स के कारण जो बच्चे हैं, एल्डरली है, इनको डिफिकल्टी आती है। एट टाइम्स इनके कारण एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं। बट द अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग इज, ये जो डॉग्स होते हैं, वैसे भी जो इंडियन स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनकी पॉपुलेशन को, देसी ब्रीड को कंजर्व करना एक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी में भी, कि हमें एनिमल्स के प्रति केयरफुल रहना चाहिए। एनिमल्स के प्रति एक ह्यूमन एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। हमें एनिमल वेलफेयर पे भी ध्यान देना चाहिए। प्लस इनसे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उसको भी एज अ, बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उससे वाइल्ड एनिमल्स और इवन जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको भी डिफिकल्टी आ रहा है। सो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम डॉग्स का भी केयर करें। डॉग्स हमारे ट्रेडिशनली बहुत अच्छे फ्रेंड भी माने गए हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन मिडिल वे ही होगा कि जो इस कॉन्फ्लिक्ट है इसको दूर करे और ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें डॉग्स को भी एक दिस डिग्निफाइड जो है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड, शेल्टर एटसेट्रा, वो भी प्रोवाइड हो। इसमें एक और सॉल्यूशन ये हो सकता है वैक्सीनेशन। हम वैक्सीनेशन करें डॉग्स को टाइम टू टाइम। कई बार हम डॉग लवर, डॉग केयर करते हैं, बट इसका मतलब हमें होता है, जैसे ऐसे में लिखा था, अनाउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें करने की बजाय अगर हम एक्चुअली इन डॉग्स को वैक्सीनेशन दें, फूड दें, शेल्टर दें, जैसे अभी एक इनिशिएटिव था, दिस स्टार्टअप था, उसने सारे डॉग्स पे रेडियम कॉलर ऐसे लगाया, रेडियम कॉलर, बिकॉज अक्सर रात में डॉग्स का एक्सीडेंट हो जाता है। तो उन्होंने रेडियम कॉलर लगाया डॉग्स पे, सो दैट अगर कोई भी रात में व्हीकल आ रहा है तो उसको वो डॉग दिख जाएगा और एक्सीडेंट नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। हमें सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, कुछ इनोवेटिव तरीका निकालना पड़ेगा। केवल कंप्लेन करने से इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। देन दिस इज पासिंग द इन्फ्लेशन स्टोरी ऑफ द पास्ट ईयर एंड इन्फ्लेशन। बड़ा ट्रेडिशनल आर्टिकल है। हमें लो कार्बन सिटी बनाना है। ये एक शहर है, शहर में ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, एनर्जी कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रीज होती है, एक्टिविटीज़ होती है, और इससे भी जो कार्बन एमिशन है वो ज़्यादा होता है। तो हमें कार्बन एमिशन को कम करना है, बिकॉज अक्सर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखने को मिलता है। आप किसी भी बड़े शहर में जाओ, वहां जाते ही आपको पोल्यूशन साफ नजर आएगा और वहां का थोड़ा टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है सराउंडिंग एरिया से। वाई? बिकॉज वहां पे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज्यादा है, तो ये एक पॉकेट बन जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो हमें ऐसा एनर्जी सिस्टम लाना है कि वो लो कार्बन इंटेंसिटी कम हो। ट्रांजिशनिंग टू लो कार्बन और इवन नेट जीरो सिटीज रिक्वायर्स अस टू इंटीग्रेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन ऑप्शंस इन मल्टीपल सेक्टर। मिटिगेशन जरूरी है, और अगेन यहाँ पे भी वन अप्रोच लगाना पड़ेगा, सिलोज में नहीं होनी चाहिए चीजें। तो ये एक बात है। तो मिटिगेट करना है हमें यहाँ पे, और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। जैसे आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल, दिल्ली में आफ्टर सम टाइम डीजल व्हीकल्स कंप्लीटली बैन होने वाले हैं और वो पूरा इलेक्ट्रिक पे स्विच हो जाएगा। ऑल द व्हीकल्स विल ग्रेजुअली फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक पे स्विच हो जाएंगे, बट इसकी एक कॉस्ट भी आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप वे में हमें इसको ऐसे आगे बढ़ना है। KFON है, दिस इज गिविंग वॉइस टू LGBTQIA+ कम्युनिटी। नो योर इंग्लिश सिंपलटन, इसका मतलब वो सिंपल पर्सन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनोसेंट, अनअज्यूमिंग पर्सन है। इट इज पॉइंटलेस टू सीक हिज एडवाइस, ही इज अ सिंपलटन। अपग्रेडेशन जैसा कोई वर्ड, वांट्स टू नो कि अपग्रेडेशन जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट होता है। अपग्रेडेशन जो वर्ड है वो ब्रिटिश इंग्लिश में भी नहीं है, इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश में भी नहीं है। अपग्रेडिंग वर्ड हम यूज करते हैं। अपग्रेडेशन इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया। तो ये इंडियन इनोवेशन है, हमने एक नया शब्द इजाद किया है, अपग्रेडेशन। ओके, अपग्रेडिंग एक्चुअली ब्रिटिशर्स यूज करते हैं, नेटिव स्पीकर्स अपग्रेडिंग करते हैं। देन होप अगेंस्ट होप, मतलब टू होप अगेंस्ट होप मीन्स टू कंटिन्यू टू होप एंड देयर इज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। सक्सेस के चांस कम है, फिर भी हम होप रखते हैं। होप इज अ वेरी पावरफुल सेंटिमेंट एंड इमोशन। होप कभी भी लूज नहीं करना चाहिए, होप लूज नहीं करना चाहिए। ही इज होपिंग अगेंस्ट द होप दैट ही विल पास द एग्जामिनेशन। यस, होप कर रहे हैं, एग्जाम में मेहनत भी करेंगे, पास होंगे। ओके, देन मॉडिकम मतलब थोड़ा सा होता है, स्मॉल अमाउंट। देन दिस इज बांडीकूट, तेलुगु में वर्ड होता है, इसका मतलब होता है दिस रॉन्ग, नेगेटिव वर्ड है। देन इट इज नॉट करेक्ट टू प्ले डक्स एंड डेक्स इज टू स्क्वांडर और वेस्ट। ओके, सो इज प्लेइंग डक्स एंड रेक्स विद दिस मनी, मतलब उसको वेस्ट कर रहा है। ओके, देन
एनाक्रोनिज्म इसका मतलब होता है, एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है समथिंग लोकेटेड एट अ टाइम व्हेन इट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड और अकर्ड, मतलब मिस डेटिंग है, मिस टाइमिंग है, उस टाइम पे वो चीज नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाई हम अक्सर बोलते हैं ना, इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सही समय पर सही कार्य करने से बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अभी जो आपका टाइम है वो पढ़ाई करने का टाइम है, तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगाइए। इस टाइम पे जितनी आप पढ़ाई करोगे ये आपको उतना ही रिवॉर्डिंग रहेगा, रिवॉर्डिंग। तो टाइमली वर्क, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। Okay. Then this is recovery of this Manipur, and this is Lucknow. This is the Hindu victim of mob attack. India US review export control regulation. ये बहुत बड़ी डील्स अभी होने वाली है। जून लास्ट 10 डेज में इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट भी हो रहा है यूएसए में। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। फॉर्मर दूरदर्शन न्यूज एंकर गीतांजलि अय्यर मैम पासेस अवे। सी, दूरदर्शन का जो न्यूज कवरेज है ये एक पायोनियर रहा है। न्यूज़पेपर, जो दूरदर्शन, ये सारी चीजें जो है न्यूज कवरेज एटसेट्रा, बुलेटिन न्यूज़पेपर से ही, दिस दूरदर्शन से ही स्टार्ट हुआ था। कभी आपने देखा है दूरदर्शन के जो कवरेज होते हैं, दे आर वेरी सीनियर पीपल, एक्सपीरियंस्ड पीपल, दे आर वेरी वेरी सोबर, दे आर नॉट मेकिंग नॉइज। जोर से बोलना का मतलब नहीं होता है सही बोलना, है ना। सही बोलना होता है, आप उसे सॉफ्टली भी बोल सकते हैं। सो द पॉइंट इज, जिस तरीके से न्यूज दिस न्यूज का कवरेज होता है दिस दूरदर्शन में, ये भी एक बहुत रिमार्केबल है, सिंपल है, सोबर है, और बहुत ही इफेक्टिव वे में दूरदर्शन ने यहाँ पे ट्रेंड सेट किया था। एयर इंडिया सेंड्स फेरी अगेंस्ट टू रशिया। जैसे कल हमने देखा था, कल बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस का एक कंपाइलेशन था, उसको संभाल के रखिएगा, बहुत काम आएगा। रेस्क्यू ऑपरेशंस इंडियन सिटीजन्स का। 1000 फ्ली होम आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन डैम। नेटो बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज चल रहा है। क्रॉप शॉर्टेज कुड एक्सरबेट इन्फ्लेशन फॉलोइंग एमएसपी इंक्रीजेस। एमएसपी बढ़ेगा। 80% opt to deposit this notes. Government right in stepping into curb fare surge. चाइना का एक्सपोर्ट टंबल हुआ है। टीसीएस टू फोकस नाउ ऑन एआई ट्रांजिशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अभी फोकस है। लेवरेजिंग जनरेटिव एआई वुड फर्दर रिक्वायर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट। दिस कमिंग, एक टाइम आने वाला है, ये जितने कोड्स होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह लिखते हैं, ये सब ना सॉफ्टवेयर लिखने के लिए भी सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। देन ये अभी चैंपियनशिप चल रही है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एंड यहाँ पे बात है क्वांटम फिजिक्स का। द हिंदू का ये जो आर्टिकल है थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट रिक्वायर्ड। मैं साइंस सेक्शन देख रहा था, एट टाइम्स ओवरडू है यहाँ पे। हमें साधारण भाषा में क्वांटम फिजिक्स क्या होता है वो समझना चाहिए। देखिए, फिजिक्स जो होती है, एक तो हम पढ़ते हैं दिस न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ते हैं, और एक होती है एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल की, वो कहलाती है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स में जैसे लाइट है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, डुअलिटी होती है। तो क्वांटम फिजिक्स में इट इज पॉसिबल कि एट ए टाइम कोई भी जो थिंग है वो दो प्लेसेस पे भी हो सकती है। इट इज मोर अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ ब्लू क्यूब एंड रेड बॉल, दोनों एक ही टाइम पे वो ब्लू क्यूब भी है, रेड बॉल भी है। तो ये क्वांटम फिजिक्स में पॉसिबल है। ये ऑब्जर्वेशन क्वांटम फिजिक्स में हो सकता है, बिकॉज इसमें एंटेंगलमेंट होता है। एंटेंगलमेंट, अगर हम देखें इसको क्लासिकल थ्योरी से डिफरेंस, तो क्लासिकल थ्योरी में मैकेनिक्स चलता है जो मोशन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का बताता है कि एक बॉल यहाँ पे, वो बॉल इधर गई, उसकी स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम क्या था। ये क्लासिकल थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी इज अ थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट अ एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल पे ये नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताता है। प्रिंसिपल क्या होता है? इनिशियल स्टेट आपको पता है, आप उस पर न्यूटोनियन फिजिक्स लगाओगे, फाइनल स्टेट पता चल जाएगा। यह एनर्जी मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड हो जाता है क्वांटम फिजिक्स में। यहाँ वेव पार्टिकल डुअलिटी लगती है। इवेंट्स अनप्रेडिक्टेबल होता है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। डिसकंटिन्यूअस होता है, ये कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, और ये होती है क्वांटम फिजिक्स। तो जैसे जैसे हमारा मैथ साइंस एडवांस हो रहा है, अब हम क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में भी काफी ज्यादा अभी हम फोरे कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज दिस आर्टिकल। इसके अलावा एक और है, इन अ फर्स्ट साइंटिस्ट एक्सरे अ सिंगल एटम। तो अभी एक सिंगल एटम का भी एक्सरे फाइंड कर लिया है। ये एक्सरे क्या होता है, इसको किसने डिस्कवर किया था? कैन यू आंसर? एक्सरे मैडम क्यूरी एंड दिस एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था? आंसर। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। अब हम क्विकली आंसर डिस्कशंस करते हैं।
ऐसे का मैं एक सेपरेट पीडीएफ बना रहा हूँ, मुझे एक दिन का और टाइम चाहिए, मैं पूरा ऐसे कल 100% कंप्लीट कर दूंगा। आज मैं सीधा 4th-5th ऑफ जून का न्यूज़पेपर डिस्कशन कर लेते हैं, आंसर डिस्कशन। इसमें पहला सवाल था, प्रिपेयर अ नोट ऑन द गवर्नेंस एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रेन मिसहैप, और दूसरा था रीसेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडिया नेपाल रिलेशंस में। जब भी ऐसे सवाल आते हैं, इनका हमें एक रेडीमेड टेम्पलेट बनाने की कोशिश करना है, ताकि इन फ्यूचर इससे रिलेटेड मिलता जुलता कोई भी सवाल आए, हम इससे रेडीमेड पॉइंट्स पिक करें और हमारा वो असेंबल कर दे जो सवाल पूछा है एग्जाम में। गवर्नेंस पहला इसमें बात था, दूसरा था डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो 3 कीवर्ड्स क्या है, गवर्नेंस, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ट्रेन मिसहैप। तो आपका सारा आंसर इन 3 कीवर्ड्स में रहना चाहिए। जो सेंटर है वो है ट्रेन मिसहैप, जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ ये सेंटर पे रहेगा, और इससे रिलेटेड 2 बातें आपको लिखनी है, गवर्नेंस और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की। तो ये पहला था। दूसरा में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड था रीसेंट। तो आपको बहुत हिस्ट्री में नहीं जाना है, इंडिया नेपाल 1950, 60, 70, फिर 1814 सागोली ट्रीटी एटसेट्रा। आपको रीसेंट चैलेंजेस क्या हो रहे हैं वो ज्यादा फोकस करना है, रीसेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज में भी। तो पहला कीवर्ड रीसेंट होना चाहिए, दूसरा चैलेंजेस और तीसरा अपॉर्चुनिटीज इंडिया नेपाल रिलेशंस। सो लेट अस बिगिन, इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। So सौरभ ने अगेन वेरी वेरी प्रॉम्प्ट, दिस इज रियली गुड। गवर्नेंस एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, कॉपी का देखो, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है। आप जितने भी सबमिशंस कर रहे हैं ना, तो उसमें ये बेसिक्स आपको ध्यान देना है, जैसे किस डेट पे है, और यहाँ पे नाम होना चाहिए, और यहाँ पे पेज नंबर भी लिख दे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मैं पीडीएफ कंपाइल करूंगा ना, तो ईजी हो जाएगी चीजें, 1 2 3 4 लाइक पेज नंबर आप लिख दो। सो ये प्रिपेयर अ नोट ऑन द गवर्नेंस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस था। अभी जैसे आपने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया, मेजर कॉजेज क्या थे, देन रेलवे एक्सीडेंट्स, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स, सेफ्टी होना चाहिए, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं रेलवे एक्सीडेंट्स, आपने पॉइंट्स लिखे, मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट, दिस इज गुड पॉइंट, फर्स्ट एंड की रेस्पॉन्डर्स, वेरी गुड, गवर्नमेंट रेस्पॉन्स, असिस्टेंस एंड रिएक्शन। तो देखो हेडिंग सब हेडिंग इज गुड ना, इससे स्ट्रक्चर्ड लग रहा है, बहुत सिस्टमैटिक लग रही है कॉपी, गुड। फिर एक वे फॉरवर्ड भी है। तो पहला थीम ट्रेन एक्सीडेंट, दूसरा थीम गवर्नेंस, तीसरा थीम ओवरऑल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। एनडीआरएफ लिखो, डिफरेंट सजेशंस, हमेशा ऐसे सवालों में कुछ नए सजेशंस भी देने चाहिए हमें। ये सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट प्रिपेयर अ नोट ऑन द रीसेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन इंडिया नेपाल रिलेशन। तो वेरी गुड, स्टार्ट किया हमने, डायग्राम मस्ट होता है। हमने कुछ पुराने और नए टॉपिक्स बताए जो इंडिया नेपाल रिलेशंस में डिफिकल्टीज भी हैं, हमने अपॉर्चुनिटीज में भी किया। तो ऑलवेज अटेम्प्ट द एंटायर क्वेश्चन, ये नहीं कि केवल सेलेक्टेड चैलेंजेस बता के हम आगे बढ़ गए, अपॉर्चुनिटीज भी लिखनी है, गुड। हरजिंदर, दिस इज गुड, मैप थोड़ा सा और बेहतर बनाए। देखो इंडिया नेपाल हाईलाइट किया, डिफेंस, अब देखो इसमें रीसेंट पे ज्यादा फोकस किया है, दिस इज अ गुड आंसर। इसमें रीसेंट पे ज्यादा फोकस किया, लेंदी नहीं है पर रीसेंट पे ज्यादा फोकस किया इंडिया नेपाल रिलेशंस, गुड। देन ये ट्रेन एक्सीडेंट से रिलेटेड है, कवच, कंक्लूजन, वेरी गुड। एक पेज आई थिंक मिस हो गया है, गुड, वेरी गुड। शब्द, तो देखो हिंदी में भी हम कितना अच्छे से लिख सकते हैं। मन से ये बैरियर हटाओ, लैंग्वेज बैरियर का। अगर आप आंसर लिखना चाहते हो, आप आंसर अच्छा लिखोगे, लैंग्वेज डजंट मैटर। देयर वर सम स्टूडेंट्स, वो बंगाली, गुजराती, मराठी, इनमें भी आंसर लिखा है उन्होंने, उर्दू में लिखा है आंसर, यू कैन राइट बट लिखो। तो ये शवन ने बहुत अच्छे से बताया, पृष्ठभूमि क्या है, फिर नेपाल के साथ संबंध, फिर ये सारे अपने डिफरेंट अपने बताए एस्पेक्ट्स, जल संसाधन। हम ना इसको 1 बाय 1 अलग, इसमें पेजेस के साथ ना 1 बाय 1 करें तो आई थिंक तब कट नहीं होगा, जैसे अभी ये हो रहा है ना, ये उस केस में नहीं होगा। फिर होपफुली इसमें ये फिर पूरा पूरा पेज आएगा यहाँ पे, है ना। हम मार्जिन्स के साथ ऊपर नीचे थोड़ा स्पेस लेके अगर फोटोग्राफ खींचे तो ओके। चुनौतियां हैं और आगे की राह है। आप बहुत अच्छा लिखते हो श्रवण, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी अप्रोच, और आपका नॉलेज बेस भी बहुत अच्छा है, तो इसी के प्ले करना है, इसका बेस्ट हमें यूज करना है। शागुफ्ता, दिस इज गुड। गवर्नेंस, अगेन बहुत सिस्टमैटिक हो आप भी, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, नॉलेज बेस भी बहुत अच्छा है। पोस्ट डिजास्टर अप्रोच, गुड, वेरी नाइस। सी टाइमली अपग्रेडेशन एंड गुड। तो ऑलवेज वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। इवन ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है बट हमें ऑप्टिमिज्म दिखाना है कि हम इसको उबरेंगे इस चीज से, और आगे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए हमसे, लाइक दैट। इंडिया नेपाल रिलेशंस डायग्राम बनाया, दिस स्टाइल इज गुड। चाइना इंटरवेंशन, गुड, वेरी गुड, ये टॉपिक पॉइंट्स अच्छे हैं, गुड। आकांक्षा, वेरी नाइस, सी कितने बढ़िया से आपने लिखा। हिंदी सो गुड, वेरी गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चुनौतियां, सारा हमने कवर किया है, पूरा पूरा पेपर।
आगे की राह बहुत अच्छा है और निष्कर्ष भी है, एक्सीलेंट। शुभम इज बैक, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स होते हैं। फिर यहाँ पे आपने बताया सर्कमस्टेंसेस, देन नेपाल के साथ ये एरिया ऑफ कोऑपरेशन, प्रेजेंट, प्रेजेंट पे ज्यादा ध्यान देना था, रिसेंट आपने सजेशंस भी दिए और चैलेंजेस भी यहाँ पे हमें बताना है। सजेशन, सजेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हमारा। देन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बताया है ट्रेन एक्सीडेंट्स का, सो दिस इज गुड। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। इंफॉर्मेशन टू सिविल एंड पुलिस अथॉरिटीज, देखो ज्यादा हमने गवर्नेंस पे ध्यान दिया है और ये सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, और इसमें कंक्लूजन भी ऐसे ही रहना चाहिए कि हम सजेशंस दें उसमें कि ये सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट रिपीट नहीं हो। सुंदर, दिस इज गुड। इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में बताया आपने, गुड एक्सरसाइज। सूर्य किरण, चल बहुत टू द पॉइंट आंसर है, गुड, वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस। नंदिनी, दिस इज गुड, बहुत अच्छी कॉपी होती है आपकी। चैलेंजेस बताया आपने, इंडिया नेपाल रिलेशंस, अपॉर्चुनिटीज एंड वे फॉरवर्ड, गुड। देन ये गवर्नेंस एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड है, वेरी नाइस। सी प्रिपेयर्डनेस, गुड, वेरी गुड। ये बैलेंस्ड रखना है आंसर, और इसको कुछ जो स्पेस बचता है ना, तो हम नई कॉपीज देख रहे हैं उससे कुछ सीखा हमने, उसको भी यहाँ पे आप लिख लिया करो, एक कंसोलिडेटेड हो जाएगा। अंकित, दिस इज रियली गुड, वेरी सिस्टमैटिक। इंडिया नेपाल रिलेशन, recent challenges, very good. Then upward opportunities, good. Conclusion, very nice. डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिलेटेड ट्रेन मिसहैप के बारे में बताया। अब देखो टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स भी हो गए, गुड। तो हमने बेसिक बहुत सारे चीजें कवर कर ली यहाँ पे। एनडीआरएफ और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे फोकस हुआ, गुड। अब हम ट्रेन से रिलेटेड भी कुछ और पॉइंट्स लिख सकते हैं कि सपोज आप वहां पे पोस्टेड हो उड़ीसा में और ऐसा कुछ हुआ, फिर आप क्या स्टेप्स लेते। हम एट टाइम्स थोड़ा पर्सनल भी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं ऐसे ऐसे सवालों में। प्रियंका, दिस इज गुड, वेरी गुड। रेलवे डिजास्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेलवे डिजास्टर्स, डूज एंड डोंट्स, ओके। ऑफिशियल ड्यूटी करना है, और ये कवच, ट्रैफिक, वे फॉरवर्ड, गुड। सो द पॉइंट इज कि हमें रेलवे डिजास्टर्स जो हैं इनको स्टॉप करना है। रिया, दिस इज गुड। गवर्नेंस डिजास्टर रिलेटेड पॉइंट्स बताए आपने, आप भी बहुत अच्छे आंसर लिखते हो। अप्रोच आपका बहुत अच्छा होता है, जो डायरेक्शन है। गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स हमने बताया, टू द पॉइंट। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को बताया, फैंटास्टिक। ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि ठीक है डिजास्टर हुआ है बट स्टिल वी शुड ट्राई कि ये रिपीट नहीं हो। सत्या ने अभी आंसर लिखा है, डिजास्टर क्या होता है, गुड। डिजास्टर इज दिस, प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट, 3 फेजेस होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताया, रिसेंट ट्रेन, कैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, कैसे दूर किया जा सकता है, कवच एंड सी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखना इस बार इससे कुछ सवाल आएगा अभी मेन एग्जाम में। ओके, सो इस तरीके से कंटिन्यू करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।